Welcome to Excellence Classes. You know very well about the molarity and molality. लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था मोलैरिटी को भी एंड मोलैरिटी को, एंड विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों को बताया था। मोलैरिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी राइज इन टेम्परेचर, बट मोलैलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। नाउ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वन मोलर और वन मोलल एक्व सोल्यूशन आपको अगर दिए जाते हैं, वन मोलर दिया गया है, वन मोलल सोल्यूशन आपको दिया गया है, देन विच एक्व सोल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन। सो विच एक्व सोल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन, कौन से एक्व सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एंड अब हम कंपेयर करेंगे वन मोलर एंड वन मोलल को, और सिंपली मैं ये बता दूं कि वन मोलर सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। वन मोलर सॉल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन देन वन मोलल। बट क्वेश्चन ये है कि वन मोलर का सॉल्यूशन हाई क्यों होगा, क्योंकि हमें दोनों में ही कंपेयर कराना है वन मोलर एंड वन मोलल एक्वा सॉल्यूशन। हमें दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं और दोनों को हम कंपेयर करा रहे हैं विच सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, विच सोल्यूशन हैज़ हायर कंसनट्रेशन। जो कि मैंने अभी बताया, वन मोलर सोल्यूशन हैज़ हायर कंसनट्रेशन देन वन मोलल सोल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लिबरेट करेंगे कि वन मोलर और वन मोलल में क्या डिफरेंसेस हैं और उनसे हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोलर की हम बात कर रहे हैं। वन मोलर हो या वन मोलल हो, दोनों में ही हम ये कहेंगे वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और अगर वन मोलर है तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। एंड अगर वन मोलल सॉल्यूशन है देन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोलर के लिए क्या बताया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड 1 मोलर की अगर हम बात कर रहे हैं, मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, 1 मोलल कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और हम कह सकते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नाउ कंपैरिजन ऑफ बोथ द एक्वा सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन मोलर की, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा यहाँ कितना है 1 लीटर। 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, हम उसे ml में लिखेंगे, 1000 ml लिख दें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है ml में। मोलैरिटी की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। And if by the formula m is equals to v into d, अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट वाटर जो हमारा है उसको हम 1 ग्राम पर ml कंसिडर कर लेते हैं, डेंसिटी हमने मान लिया वाटर का 1 ग्राम पर ml है, तो डेंसिटी का वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 ग्राम पर ml। मास हमारा 1000 ग्राम है सॉल्वेंट के लिए, v वॉल्यूम और d 1 ग्राम पर ml। हम कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम जो हमारा ग्राम में था उसको ml में, और हमें फाइंड आउट हो गया है ये ml में। सो नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें ml में मिल चुका है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमने 1 लीटर या 1000 ml में रखा ही था। तो हैंस 1000 ml दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन
Students, listen carefully. This is the solution. So it consists the solute and solvent both, amount of solute plus amount of solvent. We will get the total amount of solution. But in case of molality, here only the solvent. So this is obviously less in compared to the volume of solution. मोलैलिटी के केस में से सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, मोलैरिटी के केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं. सो 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड, और वी कैन से 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, in which we discuss both. Next point, इससे पहले अदर पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे, तो अब हमें मोल फ्रैक्शन डिस्कस करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन: इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट. लिसन केयरफुली. इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component. It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles. To the total number of moles. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, यानी सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स को हमें दोनों मोल्स को लेना है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो मोल फ्रैक्शन सिंपली क्या है? ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एक कंपोनेंट के डिवाइडेड बाई उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट्स के मोल्स का टोटल. दैट इज द मोल फ्रैक्शन. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट फार्मूला के फॉर्म में बता रहे हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आपको लर्न करने हैं, फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे. इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हमने रखा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the components. Total number of moles of all the components. एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे अब हम फॉर मोल फ्रैक्शन. सपोज ए सॉल्यूट को हमने कैपिटल ए माना है. ए सॉल्यूट जो है उसको हमने डिसॉल्व करा दिया है बी सॉल्वेंट में. कोई भी सॉल्यूट है उसको हमने कैपिटली कंसिडर किया. ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन बी सॉल्वेंट, कैपिटल बी सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमारा बी है, सॉल्यूट हमारा ए है. ए सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट बी में डिसॉल्व कराया. अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के क्या होंगे? एन ए. एन से हम मोल्स को शो करते हैं, जो हमने बताया था मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है. तो एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए. सॉल्यूट ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम एन ए से शो कर रहे हैं, एंड दैट इज एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी. नाउ मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. यानी कंपोनेंट हमारा ए था, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सिंपली जो मोल फ्रैक्शन है हमारा, हम एक्स रोमन में कहते हैं, बट जो सिंबल है थोड़ा सा वाइड, इसको हम चाई कहते हैं. विद द चाई वी रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन. तो आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कभी एक्स बोल दूंगा रोमन में, लेकिन इंस्टीड ऑफ एक्स रोमन न्यूमेरल की जगह ये सिंबल यूज़ किया जाता है. इसको हम चाई कहते हैं. मेनली यूज्ड फॉर डिनोटिंग द मोल फ्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम बी का फाइंड आउट कर रहे हैं, देन चाई ऑफ बी और एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू
एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, और आपको ये पता है कि दो ही कंपोनेंट हैं ए और बी। एंड इनमें रिलेशन जो है एक्स ऑफ ए और एक्स ऑफ बी दोनों में, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रिलेशन है एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ करेंगे क्यों है 1। लेट एल एच एस हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स ऑफ बी। एक्स ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और एक्स ऑफ बी को क्या लिखेंगे एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और वो होंगे एन ए प्लस एन बी। तो एलसीएम लेंगे आप एन ए प्लस एन बी, और न्यूमरेटर में भी हमें क्या मिलेगा एन ए प्लस एन बी, कैंसिल कर देंगे एंड वी विल गेट द 1। एलएचएस से स्टार्ट किया था, आरएचएस आ गया, इट मीन्स इट इज क्लियर कि किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 है। सो अगर हम एक्स ए हमें मालूम है तो हम एक्स बी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 देन एक्स ए हम क्या कह देंगे 1 माइनस एक्स बी। सो दिस इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। और मोल फ्रैक्शन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, आपको ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है विद द फॉर्मूला, विद द डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, आपको उनको भी तैयार करना है। तो अब देखिए नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइए, आपको लर्न करना है, बार बार वीडियोस को देखिए, आपको चीज़ें याद होने लगेंगी, आप लर्न करने लगेंगे। सो नॉर्मलिटी, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और डिनोट किससे कराएंगे? नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ध्यान रखना है आपको, कैपिटल एन से हम डिनोट करेंगे। It is denoted by capital N. So formula, what is the formula? Capital N is equals to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. Very easy formula. Normality is equals to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ बार बार, आप लर्न कर लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट में हम क्या कंसिडर करेंगे आगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट को किस तरीके से लिखना है। तो एन इज एक्सप्रेस्ड, कैपिटल एन, नॉर्मलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में हम उसको शो करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में हम शो करेंगे। ध्यान रखना है आपको, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो हम नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में हमने लिख रखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, आप कैसे निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, उसका भी फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। एक चीज़ देखिए ध्यान से, ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको ग्राम में रखना है, और मास ऑफ सॉल्यूट आपको ग्राम में क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको सॉल्यूट के मिल जाएंगे। एंड नाउ हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इक्विवेलेंट मास बता रहे हैं आपको,
बेस एसिड सॉल्ट के लिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ बेस। कोई भी बेस है उसका मोलर मास आप लेंगे, मोलर मास ऑफ बेस, और बेस है तो उसमें रिप्लेसेबल OH नेगेटिव भी होंगे, हम सबको पता है। तो जितने भी रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस हैं, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaOH हमारा बेस है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH हमें फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलर मास निकालेंगे इसका। Na के लिए 23 एटॉमिक मास रखा है, O के लिए 16, H के लिए 1, डिवाइडेड बाई रिप्लेस बाय NaOH में एक OH नेगेटिव निकलेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव 1, ओवरऑल कितना हो गया बेटा? 40। 23 plus 16 plus 1 that is 40 divided by 1 that is 40, so equivalent mass of NaOH is 40. Next, equivalent mass of acid, सेम फॉर्मूला है इक्विवेलेंट के लिए, मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। एसिड है तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, जितने भी H पॉजिटिव दे सकता है उनकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO4 का एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। तो H2SO4 का एग्जाम्पल अगर हमने लिया है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, और H2SO4 राइट कर देते हैं। तो यहाँ H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो 2 into 1 फॉर द हाइड्रोजन, प्लस सल्फर के लिए 32 है, ऑक्सीजन के लिए 16 into 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका? 98/2 दैट इज 49, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है तो 2 into 1, सल्फर के लिए 32 रखा है और ऑक्सीजन के लिए 16 into 4, क्योंकि 4 एटम्स हैं H2SO4 में। तो इक्विवेलेंट मास आपको एसिड का निकालना आ गया है और बेस का बता दिया आपको। अब आते हैं सॉल्ट पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सिमिलर है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का जो मोलर मास है वो आप रखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल लेके बता दूंगा अभी मैं, अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम्स। मेटल एटम पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल जो भी नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रहा है। सॉल्ट हम सपोज NaCl की बात कर रहे हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा, 1 पॉजिटिव आ रहा है Na पे, Cl पे 1 नेगेटिव आ रहा है, तो मेनली मेटल पे जो भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वही आप यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन। टोटल मेटल आयन पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट NaCl। अगर हम NaCl कंसिडर कर रहे हैं और उस NaCl के लिए हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। NaCl के लिए सॉल्ट हमारा हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, टेबल सॉल्ट लिया है NaCl, मोलर मास क्या हो जाएगा? Na के लिए 23, Cl के लिए 35.5, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आएगा? 58.5 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि Na पॉजिटिव पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 58.5 हो गया इक्विवेलेंट मास। आई होप आपको निकालना आ गया है इक्विवेलेंट मास फॉर द एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और अब जो बता रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। NaCl की लिख देता हूँ, NaCl हैज़ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आपको दिख रहा है Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, सो हमने टोटल पॉजिटिव चार्ज वो जो लिखा है उसी को 1 करा है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का अगर इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी बता रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू मोलर मास एज सिमिलर
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, number of electrons lost or gained by, lost or gained by one molecule of the substance. मोलर मास की बात कर रहे हैं. मोलर मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई. नॉर्मलिटी एक्सप्लेन हो गया है. इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. इक्विवेलेंट मास इसलिए आपको बताया क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. तो इक्विवेलेंट मास में आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको बताना पड़ा. तो अब हमें समझना है कि इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हो और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का. और उससे पहले हम समझेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन होंगे. तो उसके लिए एग्जांपल कंसिडर किया है. SO2 प्लस 2H2S प्लस गिव्स आउट 3S प्लस 2H2O. क्योंकि SO2 में 2 ऑक्सीजन है, उतने ही H2O हमने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए हैं. SO2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आप S सल्फर का निकालोगे, ऑक्सीजन के लिए रखोगे -2, सल्फर का कितना आएगा +4. और राइट हैंड साइड में S के लिए 0 क्योंकि फ्री एलिमेंट में है. रिडॉक्स चैप्टर क्लास 11. तो SO2 में S के लिए हमने X माना, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है जनरल ऑक्सीडेशन नंबर. तो X के लिए कितना आ जाएगा +4. यानी सल्फर SO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है. रिडॉक्स के लिए है ये क्लास 11th. आगे 11th के वीडियोस आएंगे, उसमें एक्सप्लेन फिर से होगा ये. तो यहाँ हम ये देख रहे हैं SO2 S में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +4 से 0 हो गया है. और अगर 0 हो गया है तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है आपका डिक्रीज. तो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो प्रोसेस हो रही है रिडक्शन की. और SO2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अपोजिट होता है, उल्टा होता है जस्ट. अगर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो यहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमने बात की. SO2 हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस हुई रिडक्शन की, एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अब हम समझेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अभी इसका इक्विवेलेंट मास भी निकालेंगे. तो यहाँ पे हम रिएक्शन को लिख रहे हैं SO2S और हम देख रहे हैं कि S का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है और SO2 का +4 है. तो 2 ऑक्सीजन के लिए हमने पहले ही बताया आपको 2H2O ऐड कर देंगे. SO2 में 2 ऑक्सीजन थे, बैलेंस किया, 2H2O राइट हैंड साइड में जोड़ा. वहाँ अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4. तो 4 कहाँ जोड़ोगे लेफ्ट में. और अब चार्ज बैलेंस. तो RHS में देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है, S पे 0 है, 2H2O पे 0 है और वहाँ पे 4 पॉजिटिव था. 4 LHS में 4H पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं. इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दिए. तो अब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे. इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू जो इसका मोलर मास है, SO2 का मोलर मास रखेंगे डिवाइडेड बाई N. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल. तो मोलर मास SO2 का फाइंड आउट करोगे. सल्फर के लिए 32 रखोगे, ऑक्सीजन के लिए तो 64 हो जाएगा. और नंबर ऑफ गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो मैंने शो कर दिए हैं. तो 64 डिवाइडेड बाई 4. मोलर मास पूरा लिख देते हैं. मोलर मास ऑफ SO2 सल्फर की 32, 16 × 32 64 डिवाइडेड बाई गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन 4 हैं आपके. ओवरऑल 16 आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 आपको गेन हो गया. तो आपको ध्यान रखना है जितने ऑक्सीजन है उनको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड में उतने ही H2O आप जोड़ेंगे. जैसे SO2 में 2 ऑक्सीजन थे तो हमने 2 H2O जोड़े और 2 H2O के लिए 4 H पॉजिटिव जोड़ा. 4 H पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन. तो N की वैल्यू क्या हुई 4 और मोलर मास 64 डिवाइडेड बाई 4 वी विल गेट द 16. दैट्स ऑल. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे. तो फॉर KMnO4 की अगर हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगा आपको. KMnO4 की बात कर रहे हैं तो KMnO4 में एसिडिक मीडियम में लेके चल रहे हैं हम. एसिडिक मीडियम में लेके चल रहे हैं. तो एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं. एसिडिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट होता है, MnO4 1 नेगेटिव. KMnO4 को हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, K पॉजिटिव MnO4 1 नेगेटिव. तो MnO4 1 नेगेटिव gives out or converted to Mn2 positive ion.
तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए आप क्या ऐड कराओगे 4H2O। हाइड्रोजन कितने हो गए 8H पॉजिटिव। अब जरा चार्ज देखिए, वहाँ 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराए हैं हमने। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इक्विवेलेंट मास बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं KMnO4 का एसिडिक मीडियम में। इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू मोलर मास K के लिए आप कितना रखेंगे 39, Mn के लिए 55, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4 64, ऐड कराओगे 158 आ जाएगा। मोलर मास डिवाइडेड बाई n, वैल्यू रखिए KMnO4 का मोलर मास अभी K के लिए 39, Mn के लिए 55, ऑक्सीजन के लिए 64 एंड KMnO4 आपका आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू हमारी 5 है और अगर 5 है हमारी वैल्यू तो हम सीधा 1.158 को हम डिवाइड करा देंगे 5 से। सो वी विल ईजिली गेट 31.6 ग्राम। 158 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स 31.6 ग्राम। क्लियर हो गया होगा आपको, इक्विवेलेंट बेटा आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है एंड दिस इज 31.6। अब देखिए इन बेसिक मीडियम, तो पहले स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात कर लेते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेसिक की स्टिक की बात की है, तो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की बात करेंगे। वहाँ भी ऊपर स्टिक स्ट्रॉन्ग एस्टिक ही है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग मीडियम में किस तरह कन्वर्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किस तरह कन्वर्ट होगा MnO4 1 नेगेटिव ले रहे हैं, KMnO4 है, MnO4 1 नेगेटिव आयन देता है। MnO4 1 नेगेटिव गिव्स आउट MnO4 2 नेगेटिव। मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। पी ब्लॉक में D एंड F में आपको ये चीज़ क्लियर होगी और बताएंगे कि ये मैग्नेट पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हुआ है MnO4। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो हमारे बराबर थे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, बट LHS में 2 इलेक्ट्रॉन है, RHS में 1 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो n की वैल्यू क्या हो गई है 2, n की वैल्यू 1 हो गई है, सॉरी n की वैल्यू 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया है। तो इक्विवेलेंट मास आपका क्या होगा उसको हमें समझना है। मोलर मास वही 158 डिवाइडेड बाई स्ट्रॉन्गली बेसिक में बात कर रहे हैं, ये हम इसको राइट कर देते हैं स्ट्रॉन्गली बेसिक। तो 158 इज डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि MnO4 2 नेगेटिव है और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में MnO4 1 नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड को भी 2 नेगेटिव करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड जो कराए हैं वो क्या है 1। तो अब देखिए नेक्स्ट नाउ हम आगे चल रहे हैं, तो वो है आपका वीक बेसिक की बात करेंगे, या हम न्यूट्रल सोल्यूशन ले रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा। तो अगर वीक बेसिक की बात कर रहे हैं तो जो मैग्नेट आयन है आपका MnO4 1 नेगेटिव जो है, सीधा सीधा आयनिक फॉर्म में बता रहे हैं आपको, तो MnO4 1 नेगेटिव इज़ कन्वर्टेड टू MnO2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 हो जाएगा। MnO4 1 नेगेटिव में है +7, उसकी ज़रूरत नहीं फिलहाल अभी। यहाँ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन MnO4 में थे, तो यहाँ 2H2O जोड़ा हमने LHS में और 4H पॉजिटिव ऐड करा दिया। राइट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है, बट लेफ्ट हैंड में अभी कितना बचा है 3 पॉजिटिव, क्योंकि 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो LHS में भी चार्ज न्यूट्रल हो गया और RHS में भी चार्ज हमारा न्यूट्रल हो गया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने चार्ज को ख़त्म करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। अब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 वीक बेस में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वीक बेस हम राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज मोलर मास डिवाइडेड बाई n number of electrons। 158 is divided by 3, n is equals to 3 electrons, because 3 electrons आपने यूज़ किए हैं चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में चार्ज 0 था। तो 52.6 ग्राम इक्विवेलेंट मास आपका गेन हुआ है आपको। तो KMnO4 मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से इक्विवेलेंट मास किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक स्ट्रॉन्ग है। बेसिक वीक के लिए बताते हुए स्ट्रॉन्ग की बात की थी यहाँ पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज इक्विवेलेंट मास। यू हैव टू प्रिपेयर दिस
प्रॉपरली मेमोराइज दिस। कई बार वीडियो को देखेंगे, मैं कई बार कहता हूँ, आप लिखेंगे चीज़ों को बार बार, आपको याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। एग्जाम में आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने वाइवा में बहुत अच्छे से आप एलिबरेट करके बता सकते हो चीज़ों को। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हुआ है आपका ये इक्विवेलेंट मास, हाउ टू फाइंड फॉर द बेस, एसिड एंड सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ फॉर्मेलिटी की बात करेंगे। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या है? सिमिलर टू मोलैरिटी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आ जाएगा, बहुत आसान है। मेनली फॉर्मेलिटी इज यूज्ड फॉर expressing the concentration of ionic compounds. So definition, it is the number of formula mass, it is the number of formula mass of the solute dissolved per liter of the solution. It is the number of formula mass of the solute dissolved पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो राइट कर देता हूँ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। डेफिनेशन क्लियर हो गया। फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ formula masses of solute, number of formula masses of solute divided by volume of the solution in liter. Very easy formula, number of formula masses of the solute और number of formula mass के अगर मोल्स के फॉर्म में लिख दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोर बेटर, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए सिर्फ मास नहीं, मोलर मास नहीं यूज़ करेंगे, फार्मूला मास यूज़ करेंगे। फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि ये टोटल फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वही मास डिवाइडेड मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, लेकिन हमने यहाँ फार्मूला मास लिखा है। अब क्यों लिखा है फार्मूला मास, उसको भी बताएंगे। फार्मूला मास, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन होगा हमें, वो तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो गया क्वेश्चन में, जो गिवन होगा वो ठीक है। अब जो मोलर मास है उसको फार्मूला मास लिखना है हमको, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर दिया यहाँ बोलने में। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मेलिटी हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी में लिए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस। आयनिक सब्सटेंसेस के लिए हम सिंपली मोलर मास वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, फार्मूला मास यूज़ करना पड़ता है। तो वही चीज़ करेक्ट की, अभी डिनोमीटर में लिख दिया उसको, फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट। तो फॉर्मेलिटी इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड कंसंट्रेशन, आयनिक सब्सटेंस कंसंट्रेशन। NaCl है, KCl है, CuSO4 है, KNO3 है आपका। डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये आयनिक कंपाउंड्स जो हैं आपके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में ये चीज़ आएगी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, एंड Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाई 6 Na पॉजिटिव एंड ईच Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाई 6 Cl नेगेटिव। सो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे द टर्म मोल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। मोल इसीलिए मैंने रफ कर दिया था, वहाँ बिगाड़ दिया था उसको। मोल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दीज आयनिक सब्सटेंसेस। फार्मूला मास इंस्टीड ऑफ मोलर मास वी हैव टू यूज, फार्मूला मास यूज करेंगे, फार्मूला मास इंस्टीड ऑफ मोलर मास। क्योंकि NaCl की बात कर रहे हैं वो, तो गिवन जो अमाउंट होगा क्वेश्चन में वो तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप? फार्मूला मास की बात करोगे, तो फार्मूला मास यूज़ करना है। या कभी कभी ग्राम फार्मूला मास भी लिखा होता है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए द फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द ग्राम फार्मूला मास इंस्टीड ऑफ मोलर मास। नाउ रिलेशन की बात करेंगे। नाउ सम इम्पॉर्टेंट
रिलेशंस। और रिलेशन किसके बीच में? मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, पहले वीडियोस आप देखोगे उसमें मिल जाएगा आपको। अब हम रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको आप लर्न कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर्स। कैपिटल एम इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई रो और डी डेंसिटी डिवाइडेड बाई x1 m1 प्लस x2 m2, x1 m1 प्लस x2 m2। तो ये आपका रिलेशन हो गया मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में, वेयर कैपिटल M इज मोलैरिटी और M1 की बात कर रहे हैं, M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 सॉल्वेंट का मोलर मास है, M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बाकी आपको पता है कैपिटल M है, मोलैरिटी है। x2 x1 की बात करें अगर, तो x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मैंने बता दिया था कि सिंपली थोड़ा सा जिगजैग टाइप का सिंबल बनता है इसी वीडियो में, चाई कहते हैं मोल फ्रैक्शन को, जनरली हम रोमन्स एक्स से भी शो कर देते हैं। x1 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड x2 इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आफ्टर देन रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन हो गया, तो अब रिलेशन हमें ये भी क्लियर करना पड़ेगा, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के रिलेशन की बात करेंगे अब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आसान सा है, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। तो नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी क्लियर हो जाएगा, एंड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे स्मॉल m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल्स टू 1000 x2 डिवाइडेड बाई x1 m1। लर्न कर दीजिए, 1000 x2 है ये, x2 x1 m1, 1000 x2 डिवाइड बाई x1 m1। सो इट इज़ क्लियर and I hope it was clear to you. Very important topics these are and आपको इनको लर्न करना है। और यहाँ जो आगे पहले मैंने बताया मोलैरिटी के बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में, एंड ये दोनों रिलेशन हैं, इनको भी आप लर्न कर लेंगे।